तो हेलो बच्चों, सेल डिवीज़न के हम अगले पार्ट में आ गए थे और लास्ट पार्ट में हमने माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल को डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल और आगे हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल का जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस से थोड़ा अलग है, क्योंकि एनिमल सेल का जो हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा था जिसमें सेंट्रल फरो क्लीवेज फरो जो है, जो फॉर्मेशन होता है वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, यानी सेंट्रीपीटल टाइप का डिवीज़न है। ठीक है, कैसा डिवीज़न है? सेंट्रीपीटल। यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जो डिवीज़न जो है वो एक्चुअली डिपोजिशन फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में है? डिपोजिशन फॉर्म में होता है। और डिपोजिशन जो है इसमें सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। ठीक है, कहाँ से? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। तो इस तरह के डिवीज़न को सेंट्रीफ्यूगल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, सेंट्रीफ्यूगल डिवीज़न। और एनिमल सेल में होने वाले डिवीज़न को सेंट्रीपीटल डिवीज़न, प्लांट सेल में होने वाला जो साइटोकाइनेसिस है सेंट्रीफ्यूगल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो कैसे ये डिवीज़न होता है इसको समझते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझना बहुत आसान है। इसमें जो है दो सेल्स, जो सेल थी जो डिवाइड हुई है और दो न्यूक्लियस बने हैं, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में अब एक सेल प्लेट बनेगी। ठीक है, सेल प्लेट बनेगी और फिर उस सेल प्लेट की दोनों तरफ सेल वॉल बनेगी, जिससे दोनों सेल इंडिपेंडेंट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और एक यूनिक आइडेंटिटी को होल्ड करते हुए आगे अपना लाइफ जो है वो परफॉर्म करेगी। तो लेकिन ये सेल प्लेट कैसे बनता है और कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? अच्छा, एक और पॉइंट आया था कि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता नहीं, तो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, और स्पिंडल फाइबर क्या पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, प्लांट सेल में जब सेल डिवीज़न होता है तो इनमें भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और इनमें जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं उनका फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम एज इट इज़ स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो भी साइटोप्लाज्म से ही होता है। और साइटोप्लाज्म से फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर और प्लांट सेल की जो गोल्जी बॉडीज़ थी, ये गोल्जी बॉडीज और स्पिंडल फाइबर ये दोनों ही इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट्स और स्पिंडल फाइबर्स ये अरेंज हो जाते हैं कहाँ पर? इक्वेटोरियल प्लेट पर। तो वहाँ पर एक जो इक्वेटोरियल प्लेन पर, तो वहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप बन जाती है। उस स्ट्रिप को कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। नाम नोट कर लेना, फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, वो पतली सी स्ट्रिप बन जाती है, फ्रैग्मोप्लास्ट कहलाती है। अब उसी फ्रैग्मोप्लास्ट पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट का डिपोजिशन हो जाता है, तो वो सेल प्लेट बन जाता है। यानी फ्रैग्मोप्लास्ट आफ्टर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट, इट बिकम सेल प्लेट। अब ये जो सेल प्लेट है इसका फॉर्मेशन या बोला जाए डिपोजिशन जो है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हैं। अब ये ग्रोइंग सेल प्लेट जो है इसके दोनों साइड यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे उस सेलुलोज के डिपोजिशन को प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। तो लेफ़्ट साइड भी एक प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, राइट साइड भी एक प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, और दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो सेल प्लेट था अब उसका नाम बदल के हो जाता है मिडिल लैमेला। ठीक है, तो फ्रैग्मोप्लास्ट आफ्टर डिपोजिशन ऑफ calcium, magnesium, pectate, it becomes cell plate, and cell plate after deposition of primary cell wall on its both side it become middle lamella। ठीक है, तो मिडिल लैमेला का जब फॉर्मेशन हो जाता है और दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें दोनों जो सेल्स हैं, दोनों न्यूक्लियस होल्ड करने वाली जो सेल्स है वो सेपरेट होती हुई दिखाई देती हैं। एंड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डॉटर सेल। इनका
जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डॉटर सेल्स के बीच। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन उनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे सिंशियम कहा जाता है। ठीक है, सिंशियम कंडीशन कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और ये हमें देखने को मिलता है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो कोकोनट का जो कोकोनट मिल्क है दैट इज़ एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है, जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल स्टेप्स की बात करें तो हमने इंटरफेस देखा, इंटरफेस में सेंट्रोसोम था और रेप्लिकेशन हुआ, दो सेंट्रियोल बने, प्रोफेज में एंटर किया, ये दोनों अपनी अपनी पोलर पोजीशन की तरफ जाने लगे, और प्रोफेज में क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिन फाइबर थे उनका कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हुई, और प्रोफेज के एंड तक जो गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये पूरे डिसअपियर हो गए। फिर मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम्स एक सिंगल प्लेन में अरेंज मिले, जिन्हें हमने मेटाफेज प्लेट नाम दिया। मेटाफेज के बाद एनाफेज में स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये जो क्रोमेटिड से सेंट्रोमियर पे जो क्रोमेटिड्स अटैच थे, ये क्रोमेटिड सेपरेट हो गए एंड दे स्टार्ट्स मूविंग टू देयर इंडिविजुअल पोल्स, अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू किए, और टीलोफेज में ये अपने अपने पोल्स पर पहुंच गए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपीयर होने लगी, क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग होने लगी, क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस का रीअपीयरेंस हुआ, और रीअपीयरेंस के बाद टीलोफेज के बाद जो है साइटोकाइनेसिस, हमने बोला था इसकी शुरुआत जो है एनाफेज में हो जाती है, लेकिन रिमार्केबल हमें साइटोकाइनेसिस मिलता है किसमें, टीलोफेज में। हम इसको रिमार्क कर सकते हैं कि हाँ, अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये साइटोकाइनेसिस परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस के बाद ये दो सेल्स हमें डिवाइड होके दिखती हैं, जिन्हें दोनों को डॉटर सेल कहा जाता है, और दोनों न्यूली फॉर्म डॉटर सेल को अगर मदर सेल से कंपेयर करें तो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स का टोटल सरफेस एरिया मदर सेल के टोटल सरफेस एरिया से ज़्यादा होता है, लेकिन उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो न्यूली फॉर्म अगर डॉटर सेल है जिसकी अभी ग्रोथ नहीं हुई है, तो उन दोनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम मदर सेल के इक्वल है, लेकिन इनका सरफेस एरिया मदर सेल से ज़्यादा है। ठीक है, अब जो हमने माइटोसिस पढ़ा और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बेनिफिट क्या मिलता है हमें माइटोसिस से, तो देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जीनोम, यानी एक जैसा जीनोम होता है, एक जैसी डॉटर सेल्स बनती है जिनमें जेनेटिक सिमिलरिटी पाई जाती है, डिफरेंस नहीं मिलता, रिडक्शन नहीं मिलता, वेरिएशन नहीं मिलता। इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमेटिक सेल्स, सभी स्ट्रक्चरल सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को होल्ड करने, रिटेन करने की कैपेबिलिटी माइटोसिस प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही ये पॉइंट ऑप्शन बन के आते हैं। और तीसरा है, इट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइटोसिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये माइटोसिस ही ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, यूनिसेलुलर में ये माइटोसिस रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो माइटोसिस प्लांट सेल्स में होता है वो लाइफ लॉन्ग उनकी ग्रोथ कराता है थ्रू आउट द लाइफ। इट रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सेल ग्रोथ। तो जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है तो सेल डिवाइड हो जाती है, यानी न्यूक्लियस का रेशियो जैसे ही बढ़ेगा सेल में सेल डिवाइड हो जाती है। तो ये माइटोसिस जो है उस रेशियो को फिक्स रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे ही बढ़ा सेल डिवाइड हो गई, फिर रेशियो कम हो जाता है, फिर न्यूक्लियस का रेशियो जैसे बढ़ता है फिर सेल डिवाइड हो जाती है, और फिर न्यूक्लियस का रेशियो कम हो जाता है। तो माइटोसिस इस रेशियो को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आता है
इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। एग्जांपल सेल्स, ये सेल को रिपेयर करने में, रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में, ग्रोथ में हेल्प करता है। एग्जांपल सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स, यानी जो भी स्ट्रक्चरल सेल्स हैं हमारी बॉडी, गैमीट बनाने वाली और गैमीट सेल्स को छोड़कर बाकी जो स्ट्रक्चरल सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो सभी माइटोसिस परफॉर्म करती हैं। भले ही वो हमारी मसल की सेल हो, हमारी ब्लड की सेल हो, हमारी बोन मैरो की सेल्स हो, हमारी स्किन की सेल्स हो, तो वो माइटोसिस परफॉर्म करती हैं फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं मियोसिस। और अगर हम मियोसिस की बात करें तो ये खास टाइप का सेल डिवीज़न है। और क्यों खास है और इस सेल डिवीज़न में होता क्या है, अगर इस पॉइंट को समझें तो ये एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें रिडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, रिडक्शन का प्रोसेस मतलब कि मदर सेल से जब डॉटर सेल बनती हैं तो 1 मदर सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल, यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। और चारों डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम है वो मदर सेल से हाफ पाया जाता है। ठीक है, मदर सेल से आधा नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम पाया जाता है। और मदर सेल से आधा नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम पाया जाता है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, ये डिवीज़न केवल और केवल जर्मिनल सेल्स में यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन, ये डिवीज़न क्यों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और यह बोला जाए स्पेसिफिकली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए ये डिवीज़न पाया जाता है। ठीक है, तो मियोसिस की शुरुआत करते हैं। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर ह्यूमन में बात करें तो उसमें जब भी हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी एग या ओवम के फॉर्मेशन की बात करेंगे या स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे इनके फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा क्या, मियोसिस। क्योंकि जिस सेल्स के डिवीज़न से गैमीट बनेंगे वो सेल्स डिप्लॉयड होती हैं और गैमीट जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने का ये जो प्रोसेस है ये तभी होगा जब क्रोमोज़ोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ। और ये क्रोमोज़ोम नंबर रिड्यूस होगा किसमें, मियोसिस के प्रोसेस में। तभी फर्टिलाइजेशन में दोनों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम वाले गैमीट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं और फिर जो क्रोमोज़ोम नंबर है वो डिप्लॉयड के रिटेन हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल्स दैट रिड्यूस द क्रोमोज़ोम नंबर बाई हाफ बाई फॉर्मिंग हैप्लॉयड डॉटर सेल। ठीक है, तो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स या गैमीट बनाते हैं। मैंने बोला केवल और केवल गैमीट फॉर्मेशन के समय ये प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्टिव सेल में ये प्रोसेस पाया जाता है। इट ऑकर ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। ये प्रोसेस कब होता है, गैमीटोजेनेसिस के समय। इट लीड्स टू हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इस डिवीज़न से हैप्लॉयड फेज की शुरुआत होती है उन ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और मियोसिस से लेके फर्टिलाइजेशन तक का ये जो फेज़ है इसे हैप्लॉयड फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन में दोबारा जो स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज़, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद का पूरा स्टेप अगले मियोसिस तक जो है वो डिप्लॉयड स्टेज में चलता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो डिप्लॉयड फेज़ को रीस्टोर करता है। और हमने पढ़ा है कि इसका जो प्रोसेस का जो यूज़ है या ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो माइटोसिस में हमने पढ़ा था दैट टेक्स प्लेस इन रिपेयर, रीजनरेशन, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और मियोसिस केवल और केवल होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, और वो भी किस लिए, वो होता है गैमीट के फॉर्मेशन के लिए। हमने माइटोसिस में पढ़ा था सिंगल जो है एम फेज़ उसमें पाया जाता है, सिंगल माइटोटिक फेज़। लेकिन मियोसिस उसमें अलग है। मियोसिस में जो एक पूरा मियोसिस का जो डिवीज़न होता है उसमें 2 साइकिल एम फेज़ की पाई जाती है। ठीक है, यानी 2 एम फेजेस आर फाउंड। और एम फेजेस को यहाँ पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें
दो एम फेज पाई जाती है, यानी दो डिवीजन फेज पाया जाता है। पहले डिवीजन फेज को मियोसिस 1 और दूसरे डिवीजन फेज को मियोसिस 2 कहा जाता है। इंटरफेज जो है मियोसिस में भी पाया जाता है और सिंगल इंटरफेज होता है, एक ही बार होता है। एन इंटरफेज इज सेम एज इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में जो हमने इंटरफेज G1S और G2 फेज पढ़ा था, यहाँ पर सेम वही इंटरफेज है जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था, तो उसको यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल माइटोसिस सिंगल एम फेज का डिवीजन है, मियोसिस डबल एम फेज का डिवीजन है, और दोनों फेज में पहले फेज को मियोसिस 1 और दूसरे फेज को मियोसिस 2 कहा जाता है। और इसमें लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, इंटरफेज एक ही बार होता है, और इंटरफेज के ही एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन पाया जाता है। दूसरी जो ख़ास बात मियोसिस में आती है कि इट इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी वो क्रोमोसोम जिनकी ओरिजिन सेम हो, ठीक है, जो सेम ओरिजिन के होते हैं उन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी जो मदर की ओरिजिन के जितने क्रोमोसोम हैं, अगर हम 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है तो उसमें से 23 क्रोमोसोम मदर की ओरिजिन से आए हैं और 23 क्रोमोसोम फादर की ओरिजिन से आए हैं, ठीक है। तो मदर की ओरिजिन के जो क्रोमोसोम है वो सभी होमोलॉगस है, फादर की ओरिजिन के जो क्रोमोसोम है वो सभी होमोलॉगस है। तो मदर की ओरिजिन का क्रोमोसोम फादर की ओरिजिन के क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पेयरिंग। ऐसा नहीं होता कि मदर की ओरिजिन का क्रोमोसोम मदर की ओरिजिन के क्रोमोसोम के साथ पेयर बने। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक सेट का पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम के दूसरे सेट से क्या होता है, पेयर बनाता है, ठीक है। तो मदर ओरिजिन का जो क्रोमोसोम है वो सब होमोलॉगस है और उनकी पेयरिंग पाई जाती है फादर ओरिजिन के से आने वाले सभी होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो ये पेयर बनाते हैं, तो ये पेयरिंग हमें मियोसिस में दिखाई देती है। और दूसरा रिकॉम्बिनेशन दिखाई देता है। रिकॉम्बिनेशन क्या है, सपोज करिए एक क्रोमोसोम मदर से आया और एक क्रोमोसोम फादर से आया और ये पेयर बनाते हैं, और पेयर जब बनाते हैं तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनका कुछ पार्ट क्रोमोसोम का, क्रोमेटिड के कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज होते हैं तो सपोज करिए फादर वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट निकल के मदर वाले क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है और मदर ओरिजिन के क्रोमोसोम का पार्ट कुछ निकल के फादर ओरिजिन के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अब इनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये पहले थे अब हूबहू ये वैसे नहीं है, यानी अब इनमें क्रोमोसोम्स में अब क्या हुआ है, नया कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। एक्सचेंज होने से क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन बन गया है, और इसी एक्सचेंज को ही हम आगे क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। और जो नया कॉम्बिनेशन बना है इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और ऐसे क्रोमोसोम को रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये हम पॉइंट आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा जो की फीचर है मियोसिस का वो ये है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। इंटरफेज सेम वैसा ही होता है जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, और माइटोसिस यानी मियोसिस के इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 की शुरुआत होती है, ठीक है। और मियोसिस 1 बिगिन आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम टू फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एज द एस फेज। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड समझना पड़ेगा और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझना पड़ेगा। सपोज करिए एक क्रोमोसोम है मोनोक्रोमेटिड क्रोमोसोम, और उसने रेप्लिकेशन किया और एक और क्रोमेटिड बना लिया है। तो अब कितने क्रोमेटिड है उसके पास, 2 क्रोमेटिड है। तो ये जो रेप्लिकेशन से क्रोमेटिड बनते हैं इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा, सिस्टर क्रोमेटिड। और आप याद रखिएगा कि जब पेयर बनाएंगे, होमोलॉगस पेयर बनाएंगे, तो मदर के क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड, फादर के क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आपस में क्या है, इनमें कोई रिलेशन है नहीं है। एक फादर की ओरिजिन से आया, एक मदर की ओरिजिन से आया। तो इनसे जब रिलेशन बनाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी फादर की ओरिजिन के क्रोमेटिड मदर की ओरिजिन के क्रोमेटिड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना।
यानी एक का सिस्टर है तो दूसरा उसका सिस्टर नहीं है। इसको हमने रिलेशन दिया है किसमें, सेल डिवीज़न की भाषा में। तो जब भी मियोसिस होगा और एक मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, ठीक है। हमने माइटोसिस में पढ़ा था, 1 माइटोसिस विल गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ 2 डिप्लॉइड सेल्स, बट इन मियोसिस 1 मदर सेल will divide by meiosis and will give rise to 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, 4 डॉटर सेल्स को फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ मियोसिस की, तो यहाँ पर वो स्टेजेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। तो जब इंटरफेज कंप्लीट होगा उसके बाद चलेगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की 4 सब स्टेजेस, और जब मियोसिस 1 ख़त्म होगा तो फिर चलेगा मियोसिस 2 और मियोसिस 2 की 4 सब स्टेजेस। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाता है कि सीक्वेंस में चलेगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। मियोसिस 1 में पहला जो है स्टेज प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, ठीक है। फिर टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, जिसमें पहले प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2, एंड देन अगेन साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर ये स्टेजेस ऐसे रन करती हैं। लेकिन ख़ास बात आ जाती है कि प्रोफेज 1 की भी 5 सब स्टेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। नाम याद रख लेना, अभी आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे, और ये भी इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो जब प्रोफेज रन करेगा, प्रोफेज 1 रन करेगा, ये प्रोफेज 1 की बात कह रहा हूँ, प्रोफेज 1 में ही ये स्टेजेस पाई जाती हैं। जब प्रोफेज 1 रन करेगा तो सबसे पहले होगा क्या, डिप्लोटीन, और फिर सबसे पहले होगा लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेजेस ऐसे रन करेंगे, और डाइकाइनेसिस जब खत्म होगा देन मेटाफेज 1 स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस, और इनका सीक्वेंस हमने आपको देखा, यहाँ पर इनका डायग्राम दिख रहा है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और फिर इंडिविजुअल सेल जो टीलोफेज 1 से बनी है वो आगे सेल डिवीज़न को परफॉर्म करेगी। तो किसी भी एक डिवीज़न में मियोसिस 1 एक बार होता है, लेकिन मियोसिस 2 2 बार होता है। यानी मियोसिस 1 से जो 2 सेल्स बनी हैं उन दोनों सेल्स में मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 2 बार होता है, और ये पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की हम शुरुआत करते हैं प्रोफेज 1। हमने यहाँ पे इंटरफेज क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इंटरफेज वैसा ही था जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था। इंटरफेज यहाँ पर कोई चेंज नहीं पाया जाता। तो आप अगर पिछला वीडियो आपने अगर देखा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आप पिछले वीडियो में इसे ज़रूर पढ़ा होगा, और ये पॉइंट आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीधे एम फेज़ की शुरुआत करते हैं। एम फेज़ में पहला मियोसिस 1 फेज़, और मियोसिस 1 में पहला फेज़ है प्रोफेज 1। याद रखिएगा, प्रोफेज 1 इज़ द फेज़ ऑफ मियोसिस 1, और हम बात कर रहे थे कि इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। इट इज़ टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्टेज। ये टिपिकली बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज है प्रोफेज 1, एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। ये 5 फेजेस में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल बिहेवियर कैसा क्रोमोसोम में दिखाई देता है। तो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 वो सब स्टेजेस हैं जो हमें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, प्रोफेज 1 में। तो होता क्या है इन स्टेजेस में, हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे अभी हमें जो बेसिक डायग्राम दिख रहा है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहली स्टेज की हम बात करेंगे कि इसकी प्रोफेज 1 की, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जिसे लेप्टोनेमा भी कहा जाता है, और जब इंटरफेज़ के बाद प्रोफेज की शुरुआत होगी तो अभी जो है न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ क्रोमेटिन फाइबर, ये इनकी लेंथ जो है
सीधी एक लीनियर फेज में डेवलप होती है, तो क्रोमेटिन फाइबर बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम, ये एक सीधा लंबा क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है, किसमें, लेप्टोटीन में, और सीधा लंबा क्रोमोसोम बन जाते हैं। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस का जो है साइज वो एनलार्ज हो जाता है, जो हमें किस में देखने को मिलता है, लेप्टोटीन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरा अगर हम बात करें जाइगोटीन, जिसे जाइगोनेमा कहा जाता है, और जाइगोनेमा की बात करें तो क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस, क्रोमोसोम कैसा हो जाता है, उनका कंडेंसेशन हो जाता है। सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, ठीक है, जो पेयर थे वो जो अलग अलग ओरिजिन के क्रोमोसोम थे उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पेयरिंग पहले नहीं होती, बाद में नहीं होती, यहीं पर जाइगोटीन में उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। वो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जब पास आने लगते हैं पेयरिंग होने लगती है, इस फिनोमिना को साइनेप्सिस कहा जाता है। और जब ये पास आते हैं तो इनके पास आने से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नाम याद रखना, the pairing together is known as synapsis and the structure formed by pairing is known as synaptonymal complex, उस स्ट्रक्चर को synaptonymal complex कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, द पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। इसमें मैंने डायग्राम में रेड और ब्लू कलर से दिखाया, तो रेड कलर के क्रोमोसोम अलग ओरिजिन के हैं, आइदर फादर और मदर, और ब्लू कलर की क्रोमोसोम अपोजिट ओरिजिन के हैं, आइदर मदर और फादर। द पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये जो पेयर बना लेते हैं इसी को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज बाईवैलेंट, तो दो क्रोमोसोम का जो एक पेयर हमें दिखता है, इस पेयर को हम बाईवैलेंट कहते हैं। और इनके जो हम साइनेप्सिस की बात कर रहे थे, जो यहाँ पर ये क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, इनकी पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग क्या होती है, इनके बीच में, क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इन पेयर, इन बाईवैलेंट के क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेज जिसे हम कह रहे हैं पैकाइटीन या पैकाइनेमा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपैरेटिवली ये लॉन्गर फेज़ है। अभी जो दो फेजेस हमने पढ़ी, लेप्टोटीन और जाइगोटीन से, ये पैकाइटीन जो है लॉन्गर फेज़ है। इसमें बाईवैलेंट क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू सिमिलर क्रोमेटिड एंड दिस स्टेज इज़ नोन एज टेट्राड, ठीक है। तो जब ये बाईवैलेंट के क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो ये फैलने लगते हैं। फैलने का मतलब यहाँ पर अलग होना नहीं है, ये फैल कर पूरा शेप इनका दिखने लगता है। तो हमें जब ये पूरी तरह से जब फैलते हैं तो हमें ऐसा लगता है दो एक्स आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है, दो एक्स आपस में जुड़ गए हैं जिसमें 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं। तो इस स्ट्रक्चर को टेट्राड कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, टेट्राड इज विजिबल इन पैकाइटीन, ठीक है, टेट्राड इज विजिबल इन पैकाइटीन। अब जहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स समझिएगा कि जब ये क्रोमोसोम पास आते हैं तो मदर ओरिजिन का एक क्रोमोसोम और फादर ओरिजिन के क्रोमोसोम के दोनों के एक एक क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं। दोनों क्रोमेटिड अटैच नहीं होते, यानी अटैचमेंट जो होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, ठीक है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। और इन्हीं दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच हमें नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जगह जगह कुछ ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। उन्हीं नोड्यूल्स को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और यहीं पर इन्हीं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर कुछ एंजाइम एक्ट करते हैं जिन्हें रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहा जाता है। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम इनके बीच में क्रोमेटिड के कुछ पार्ट का एक्सचेंज करा देते हैं, यानी एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पर जो पार्ट
प्रेजेंट था वो वहाँ से अलग होकर दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच हो जाता है, और दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच हो जाता है, जिसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में नीचे आपको कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच हो रहा एक्सचेंज दिखाई देगा। और थर्ड डायग्राम में देखेंगे तो थर्ड डायग्राम में हमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच कुछ पार्ट एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ब्लू क्रोमोसोम में कुछ पार्ट रेड का आ गया है और रेड क्रोमोसोम में कुछ पार्ट ब्लू का आ गया है। अब ये क्या है, अब ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड बन गया। ठीक है, अभी क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है दे बिकम रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, और जिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता उन्हें कहा जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, जो हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो हमने बताया ये रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से। रिकॉम्बिनेज एंजाइम में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइज एंड लाइगेज। लाइज वो एंजाइम है जो कट करता है, और लाइगेज वो एंजाइम है जो एक्सचेंज के बाद उनको अपोजिट पार्ट को जोड़ता है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ जो है रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। तो पैकाइटिन के एंड में ये रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और क्रॉसिंग ओवर भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज कोई एक एंजाइम नहीं, इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइज एंड लाइगेज। लाइज जो लाइसिस करता है, कट करता है, और लाइगेज जो फ्यूज़ कराता है, जॉइन कराता है, इन दोनों को एक साथ रिकॉम्बिनेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोफेज 1 की फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज को हम कह रहे हैं डिप्लोटीन। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। क्यों इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो डिप्लोटीन, जिसे डिप्लोनेमा भी कहा जाता है, अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गया है, किसके बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, अब क्या होगा, जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, और ये बाईवैलेंट के जो क्रोमोसोम हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, ये सेपरेट होने लगेंगे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, और इसके सेपरेशन को डी साइनेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, जब ये सेपरेट होने लगेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, किसके बीच, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड की वजह से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स के बीच एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्याज़मेटा कहते हैं। ठीक है, इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्याज़मेटा कहते हैं, और ये क्याज़मेटा बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद। ठीक है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद हमें ये क्याज़मेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब क्याज़मेटा दिखाई देता है, तो डिप्लोटीन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो पैकाइटिन में। ठीक है, ये सारे इवेंट आपको याद रखने हैं कि कौन सा इवेंट किस स्टेज में होता है। इन oocyte of some vertebrate the डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि डिप्लोटीन कुछ वर्टिब्रेट्स की oocyte में, यानी ओवम बनाने वाली सेल्स में, कुछ महीनों या कुछ सालों तक होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो इसकी लेंथ जो है, डिप्लोटीन की लेंथ अप टू 12 to 13 ईयर्स लंबी हो सकती है, और इसी की वजह से मियोसिस सबसे लंबा सेल डिवीज़न कंसिडर किया जाता है। मियोसिस होने में 13 से 14 साल भी लग सकते हैं, और वो क्यों, क्योंकि जो डिप्लोटीन है इट इज़ फाउंड टू बी द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, बाकी हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ स्टेज, जिसे हम कह रहे हैं डाइकाइनेसिस। तो अभी इससे पहले डिप्लोटीन में क्या हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और जिससे क्याज़मेटा विजिबल हुआ है। ठीक है, क्याज़मा विजिबल हुआ है,
और नेक्स्ट स्टेज में आते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन यानी ये फर्दर एक दूसरे से और दूर जाने लगते हैं, जिससे जो क्रोमेटिड जो पेयर है क्रोमेटिड का, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं तो क्याज़्मा जो है वो किनारे की तरफ खिसकने लगता है, इसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़्मा। यानी जो अलग अलग पोल पर जो क्याज़्मा है वो अपने टर्मिनल पोजीशन की तरफ अलग होने लगेंगे, और एक टाइम आएगा कि ये क्याज़्मा गायब हो जाएगा और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो टर्मिनलाइजेशन नोट कर लेना, ये पाया जाता है किसमें, डाइकाइनेसिस में। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस। क्रोमोसोम पूरे अपने कंडेंस फॉर्म में है, अभी इनकी डीकॉइलिंग नहीं हो रही, ये फुली कॉइल्ड फॉर्म में है अभी भी, किसमें, डाइकाइनेसिस में, या बोला जाए अब ये पूरे फुल्ली कॉइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं। द मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम पोल्स टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अभी ये क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे के पास प्रेजेंट हैं। अभी भी हम बोल सकते हैं कि हाथ तो नहीं पकड़ा है, लेकिन एक दूसरे के साथ अभी भी प्रेजेंट हैं। तो ये अब स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होता है अलग अलग पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और ये तैयारी बनाता है कि हम इन होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट कर सकें आफ्टर एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। अब क्या होता है, अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपीयर हो जाती। तो अभी तक जो है प्रोफेज की पांचों स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था, लेकिन डाइकाइनेसिस के एंड तक ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो याद रहेगा डाइकाइनेसिस में ये पॉइंट जो मैंने बताया, इनको अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ प्रोफेज 1 एंड होता है और इसके बाद सेल एंटर करता है किसमें, मेटाफेज 1 में। और मेटाफेज 1 की बात करें तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये क्रोमोसोम्स को अलाइन कर देते हैं, क्रोमोसोम को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। कहाँ इकट्ठा कर देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो इक्वेटोरियल प्लेन में हमें क्रोमोसोम्स की 2 लेयर दिखने लगती है। 2 लेयर क्यों, क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में थे, अब हमें इनकी 2 लेयर दिखने लगती है इक्वेटोरियल प्लेन में। अगर हम माइटोसिस से कंपेयर करें तो वहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट थी इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम की, लेकिन यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट है इक्वेटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम की। ठीक है, द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, और ये स्पिंडल फाइबर होमोलॉगस क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। तो कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर पर, जो काइनेटोकोर प्रोटीन होते हैं उन्हीं प्रोटीन्स पर ये माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज एंड मेटाफेज 1। मेटाफेज मतलब माइटोसिस के मेटाफेज, और मेटाफेज 1 मतलब मियोसिस 1 का मेटाफेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप आंसर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 1 में, और एनाफेज 1 में वही होता है, क्या होता है भाई देखें, तो स्पिंडल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से अभी जो क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम पास थे, अब ये एक दूसरे से बिछड़ने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन हर क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं, ये अभी भी साथ साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, यानी ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ, ऐसा समझ सकते हैं, मूव करेंगे, और नीचे जो है वो साउथ पोल की तरफ। तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 क्रोमोसोम मूव करेंगे नॉर्थ पोल की तरफ, और 23 क्रोमोसोम मूव करेंगे साउथ पोल की तरफ, किसमें, एनाफेज 1 में। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है टीलोफेज 1, और टीलोफेज 1 की बात करें तो अब क्या हो चुका है, आधे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जा चुके हैं। ठीक है, और अपोजिट पोल पर
जब जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर होगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। डॉटर न्यूक्लियाई यानी अपोजिट पोल पर एक एक न्यूक्लियाई बनेगा और अभी एक डबल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा सेल में जिसे डायाड कहते हैं, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहा जा रहा है। तो दो न्यूक्लियस बनेंगे अपोजिट पोल्स पर कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दैट इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस जो है स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा साइटोकाइनेसिस हो। साइटोकाइनेसिस कुछ सेल्स में होता भी है, कुछ सेल्स में नहीं भी होता। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आ जाती है, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरफेज इट इज़ फॉलोड बाय मियोसिस 2। दिस शॉर्ट स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज नोन एज इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो मियोसिस 1 यहाँ टीलोफेज 1 के ख़त्म होने के साथ ख़त्म होता है और मियोसिस 2 इसके बाद शुरू होगा। लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा टाइम ऐसा आता है, एक छोटा सा फेज़ ऐसा आता है जब ये क्रोमोसोम जो है रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं और उसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, थोड़ी सी इनकी डीकॉइलिंग होना शुरू होती है और फिर ये कॉइल कर जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि अभी हमें डीकॉइल नहीं होना है, अभी हमें एक डिवीज़न में और एंटर करना है और जिस डिवीज़न में अभी हमें एंटर करना है उसे कहा जाता है मियोसिस 2। और इस छोटे से फेज़ को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस विच इज़ अ लिंक फेज़ बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन इस इंटरकाइनेसिस की खास बात है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, जो कि इंटरफेज़ में ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की नहीं कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर मियोसिस 2 में एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है मियोसिस 1 के बाद दो डॉटर सेल बन चुकी है, अगर उनमें साइटोकाइनेसिस हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ है तो दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में अलग अलग डिवीज़न होता है। यानी दोनों डॉटर न्यूक्लियाई या दोनों डॉटर सेल्स में अलग अलग मियोसिस 2 पाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मियोसिस 2 पाया जाता है, यानी दोनों में अलग अलग प्रोफेज 2 होगा, दोनों में अलग अलग मेटाफेज 2 होगा, दोनों में अलग अलग एनाफेज 2 होगा और दोनों में अलग अलग टीलोफेज 2 भी देखने को मिलेगा। मियोसिस 2 के बारे में ख़ास बात क्या है कि मियोसिस 2 एकदम माइटोसिस की तरह है। तो यहाँ पर जो प्रोफेज 2 है उसको हम माइटोसिस का प्रोफेज समझ सकते हैं, यहाँ जो मेटाफेज 2 है उसे हम माइटोसिस का मेटाफेज समझ सकते हैं, यहाँ जो एनाफेज 2 है उसे हम माइटोसिस का एनाफेज समझ सकते हैं, यहाँ जो टीलोफेज 2 है उसे हम माइटोसिस का टीलोफेज समझ सकते हैं। बस फ़र्क इतना आएगा, क्या फ़र्क आएगा, टेक्निकली जो है अगर हम बेसिक की बात करें तो फ़र्क केवल यहाँ ये आएगा कि यहाँ पर जो सेल डिवाइड कर रही है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू मदर सेल। मदर सेल के कंपैरिजन में यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन माइटोसिस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो स्टेजेस होती हैं उनमें मदर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो मियोसिस 2 में हम शुरुआत करते हैं प्रोफेज 2। हमने बताया कि इसकी पूरी कहानी सेम है, किसके जैसी, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के जैसी। इट इज़ द इनिशिएटेड इंटरमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई में। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, जिसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। क्रोमोसोम अपने कॉम्पैक्ट स्टेज में हैं और इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं। दूसरा आता है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में बात करें तो मेटाफेज 2 और मेटाफेज 2 में जो है प्रोफेज 2 के बाद की स्टेज है और यहाँ पर द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड से काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं टू द अपोजिट पोल और जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज पाए जाते हैं।
फिर एनाफेज 2 की बात करें तो स्पिंडल फाइबर जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो सेंट्रोमियर पे जो सिस्टर क्रोमेटिड थे जिसमें हर एक क्रोमोसोम में एक रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड है और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड है, तो ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो दे स्टार्ट मूविंग टू देयर अपोजिट पोल्स, अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 जो कि एनाफेज 2 के बाद आता है, ये वो डिवीज़न है जिसमें दोनों अपोजिट पोल्स पर जो क्रोमोसोम्स पहुँचे हैं वहाँ पर उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपीयर हो जाती है, और अगर उसमें साइटोकाइनेसिस हुआ है तो अब जो है 4 सेल्स हमें दिखाई देगी। हर एक जो सेल मियोसिस 2 में एंटर कर रही है वो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, तो अब टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें देखने को मिलेगी किसमें, टीलोफेज 2 में। ओवरऑल स्टेप की बात करें तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 जिसमें साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर हर एक सेल अलग मियोसिस 2 में एंटर करेगी जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 से टोटल ओवरऑल कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 डॉटर सेल्स हमें मिलेंगी। सो ओवरऑल स्टेप वही, मियोसिस पहले इंटरफेज होगा, देन मियोसिस 1 और मियोसिस 1 की स्टेजेस प्रोफेज में पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस, और उसके बाद मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, देन अगेन प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2 एंड देन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें मिलेंगी। देन आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पर तो इट कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज़ की वजह से किसी भी स्पीशीज़ में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंजर्व होता है कि गैमीट फॉर्मेशन में हाफ हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन में रिटेन हो गया। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेंट डेवलप होते हैं और रिकॉम्बिनेंट की वजह से वेरिएशन आता है, और वेरिएशन आता है तो जिस स्पीशीज़ में जितना वेरिएशन आता है उसमें एडाप्टेबिलिटी बढ़ने की चांसेस उतनी ज़्यादा होती हैं, और इसलिए ये हेल्पफुल होता है इवोल्यूशन के लिए, जिसमें नए डेवलप्ड वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ का फॉर्मेशन देखा जाता है। ठीक है, नए डेवलप्ड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ का फॉर्मेशन देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ था हमारा सेल डिवीज़न में माइटोसिस एंड मियोसिस।